साथियों, चैप्टर 178 में हमने आपसे गुरु के एक फल देने के नियम और वृक्ष लगन में सप्तम भाव स्थित गुरु के बारे में बात की थी। आइए अब आज बात करते हैं मिथुन लगन में सप्तम भाव में गुरु के फलों की और इसको विस्तार से समझते हैं। अब एक बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जैसा कि पिछले चैप्टर में भी हमने आपसे बात की थी कि ग्रह कितना ही नैसर्गिक रूप से शुभ क्यों न हो, और जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे गुरु सप्तमेश होकर स्वयं के स्थान सप्तम में ही बैठा है। इस वजह से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो भावेश अपने भाव में बैठा है वह सदा सर्वदा शुभ फल ही देता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी ग्रह अपने दशाकाल में आता है वह मुख्य रूप से अपने भाव से बंधा होता है और जातक की जरूरतें या अपेक्षाएं उससे अलग भी हो सकती हैं। वह तो अपने भाव से संबंधित फल ही देगा। तो इस बात को विशेष रूप से हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब यहीं पर आज आप देखेंगे कि सप्तमेश है और सप्तम भाव में बैठा है, और फिर गुरु है जिसे कि विवाह का कारक भी कहा गया है। तो सब यही कहेंगे कि यह तो विवाह का समय आ गया, पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यह अकेला गुरु यहाँ विवाह में सहायक नहीं होगा, क्योंकि यह अपने उच्च भाव यानी कर्क राशि से छठे भाव की दूरी पर बैठा है और अपने स्वयं के भाव में भी बैठा है। इस वजह से भी यह लग्न ही खड़ा करेगा, यानी सप्तम में बैठा है तो उसकी दूरी तो एक भाव की ही हुई, तो यह अकेला विवाह में सहायक नहीं होगा। हाँ, इसकी दशा में विवाह हो सकता है, लेकिन उसमें अन्य अंतर्दशाएं या अन्य ग्रहों का योग होगा, तभी विवाह होगा। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इस गुरु की दशा में विवाह नहीं होगा, लेकिन इस गुरु की वजह से विवाह नहीं होगा। हमारा कहने का मतलब यह है। अब इस पूरे सूत्र को और इसके द्वारा एक्टिव और डीएक्टिवेट किए गए भावों के बारे में जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। याद रखिए, जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका प्रभाव ग्रहों द्वारा जीवन पर पड़ता है। जैसे गुरु यहाँ पर विवाह के पश्चात सप्तम भाव को एक्टिव करके फल देगा, तब घटनाएं कुछ और होंगी, और विवाह होने के पश्चात लग्न भाव को डीएक्टिवेट करेंगे, लेकिन विवाह के पश्चात, विवाह के पहले नहीं। अब देखिए, यह मिथुन लगन की कुंडली है और इसमें हम बात कर रहे हैं गुरु सप्तम भाव की। तो ये गुरु अपनी धनु राशि में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले तो इनकी कर्क उच्च राशि है जो कि दूसरे भाव में पड़ती है, तो ये दूसरा भाव एक्टिव हो जाएगा। और अपने उच्च भाव से यानी कर्क से इनकी दूरी है छठे भाव की, तो ये छठा भाव भी एक्टिव होगा। अब गुरु की नीच राशि अष्टम भाव में है मकर, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अपनी नीच राशि से 12वें भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो यह 12वां भाव भी डीएक्टिवेट होगा। अब हम यहाँ पर पहले की तरह बात कर लेते हैं कि इन एक्टिव और डीएक्टिव भावों के क्या परिणाम मिलेंगे, और आगे फिर सूत्र की बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दूसरा और छठा दो भाव एक्टिव हैं, तो यह स्थिति जातक को धन के प्रति लोभी बनाती है, उसको धन संग्रह की तरफ धकेलती है। और ऐसा जातक यदि किसी से ऋण लेकर यानी कर्ज लेकर धंधा करे तो वह भी उसको खूब फलता है।
और इनके मामले में आप कह सकते हैं कि ये मनी माइंडेड होते हैं, यानी धन को मुट्ठी में दबाकर चलने वाले, कुछ ऐसी प्रवृत्ति इनकी होती है। कहने का मतलब ये कि स्वभाव से कंजूस होते हैं और इसका कारण भी आपको साफ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि गुरु की उच्च राशि यहाँ दूसरे भाव में है। तो दूसरे भाव से मतलब क्या है? दूसरा भाव होता है धन का, और गुरु स्वयं यहाँ पर सप्तमेश हैं। तो दूसरा और सातवां दोनों धन से संबंध रखते हैं, सातवां भाव लक्ष्मी का। अब यहाँ पर द्वितीय और सप्तम ये दोनों जुड़े हैं, क्योंकि सप्तमेश ये खुद हैं, तो द्वितीय और सप्तम ये दो भाव जुड़े हैं। और छठा भाव ये कृपणता का है। 12वां भाव डीएक्टिवेट हो गया है, ये 12वां भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट है, तो खर्चा ये कर नहीं सकता। 12वां भाव डीएक्टिवेट होने से जो जिंदगी के आनंद मौज मज़े लेने के लिए खर्चा करना पड़ता है वो ये नहीं कर सकते, और धन के संग्रह के प्रति ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो यही छठा भाव एक्टिव होने से और 12वां डीएक्टिव होने से ये जातक धन को मुट्ठी में दबाकर चलते हैं, और खर्चा करना इनके बस का रोग नहीं होता। ना दान कर सकते हैं न खर्चा कर सकते हैं, बस धन को समेट लेने की प्रवृत्ति में पाए जाते हैं। अब चूंकि छठा भाव यहाँ पर एक्टिव है, तो छठा भाव एक्टिव होने की वजह से ये जातक सोच विचार ज़्यादा करता है, प्लानिंग दुनिया भर की करेगा, और सोच का मादा भी इनमें होता है। लेकिन द्वादश भाव क्रिया का है और ये डीएक्टिवेट है, इस वजह से ये उस सोच को कार्यान्वित कर पाएँ इसमें संदेह रहता है। यानी प्लानिंग बहुत कुछ करेंगे, लंबी चौड़ी करेंगे, लेकिन उसको कार्य रूप में बदल दें इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि गुरु की अष्टम भाव में नीच राशि है, तो ये डीएक्टिवेट है, ये अष्टम भाव यहाँ पे डीएक्टिवेट हुआ है। अब इसका क्या परिणाम होगा? तो देखिए, अष्टम भाव सप्तम भाव से दूसरा है, तो यहाँ पर जीवन साथी कमाऊ नहीं होगा, यानी जो जीवन साथी मिलेगा वह कमाने वाला नहीं होगा, और ना ही उसकी आय का कोई परमानेंट जरिया रहने की संभावना बनेगी। और मान लीजिए किसी अन्य ग्रह योग के कारण जीवन साथी की कुंडली में कमाने का योग हो, वह कुछ काम धंधा करता हो, नौकरी करता हो, यानी उसकी कुछ आवक हो, तो फिर इस जातक के स्वयं की कमाई में गिरावट आएगी। कारण क्या है कि यहाँ पर इसके पास में यह दूसरा जो भाव है यही मुख्य है। दूसरा है धन का और अष्टम है नीच का। तो जब अष्टम भाव धन कमाएगा, यानी जीवन साथी धन कमाएगा, तो दूसरे भाव में गिरावट आएगी, इसका यही मतलब होता है। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए कि उनका जीवन साथी नहीं कमाए, वो घर संभाले और ये स्वयं धन कमाने की जिम्मेदारी उठाएं, तो ज़्यादा बढ़िया काम दुनियादारी का चलता है। अब अंत में देखते हैं कि ये जो गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं इसका क्या परिणाम होगा। गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हैं और सूत्र कहता है कि जिस स्थान पर बैठे हैं उस भाव के माध्यम से उस राशि को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर ये सप्तम भाव में बैठे हैं और ख़त्म करेंगे नवम भाव को, नवम भाव को डीएक्टिवेट करेंगे। अब जब नवम भाव डीएक्टिवेट होगा तो दसम भाव अपने आप एक्टिव हो ही जाएगा। यहाँ पर जब सप्तम एक्टिव होगा तो यहाँ पर सप्तम भाव एक्टिव होगा, और सप्तम भाव कब एक्टिव होगा? जब इसका विवाह होगा, तब नवम भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा और दसम वहाँ पर एक्टिवेट होगा। अब इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका कुल रिजल्ट यह मिलेगा कि जैसे ही जातक का
यह सप्तम भाव एक्टिव होगा, वैसे ही इसका नवम भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये नवम भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा और जब नवम होगा तो उससे अगला भाव ये दसम भाव यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि विवाह होने के बाद इसका धर्म का पक्ष कमज़ोर होगा और कर्म बढ़ जाएगा। सीधी बात है, धर्म की बजाय शादी के बाद यह जातक कर्म को प्रमुखता देने लगेगा, यानी जातक विवाह के पश्चात और भी अधिक कर्मशील हो जाएगा, कर्म में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ दसम एक्टिव होने से जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल जाता है। जो अभी तक मान लीजिए नहीं मिला हो, वह पैतृक संपत्ति का लाभ भी इसको मिल जाता है। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं और इन्हें भूलना नहीं चाहिए। मिथुन लग्न में इस सप्तमस्थ गुरु की दशा में जातक के स्वभाव में उग्रता बढ़ने लगती है। इस पर काबू रखा जाना जरूरी है, पहली बात तो यह है। दूसरे, इस गुरु के दशाकाल में किसी भी तरह का साइड बिजनेस जातक की अच्छी भली स्थिति को खराब कर सकता है। तो इस गुरु के दशाकाल में किसी भी तरह के साइड धंधों से बचना चाहिए। अपना जो मुख्य धंधा है उसी में जातक लगा रहे तो बहुत बढ़िया उन्नति करता जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जब नवम भाव डीएक्टिवेट होकर दसम बढ़ेगा और उस दसम के एक्टिवेट होने की वजह से, क्योंकि दसम भाव विदेश जाने का भी है और जातक कहीं विदेश चला गया तो अपने आप को परेशानी में डाल लेगा। विदेश जाना इस जातक के लिए अपनी अच्छी भली स्थिति को खराब कर लेने जैसा होगा। और इसका कारण यही है कि गुरु की उच्च राशि द्वितीय भाव यानी कुटुंब भाव में है। तो जातक अपने कुटुंब के साथ रहे तो मजे करेगा, विदेश चला जाएगा तो तकलीफ में आ जाएगा, यह पक्का है। विदेश में सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अपने कुटुंब के साथ रहना जरूरी है। तो आशा करते हैं आपको गुरु की यह फल देने की प्रवृत्ति समझ में आ रही होगी। अब अंत में सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करने की अपील के साथ आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और इससे आगे की बात के लिए मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय जय सिया राम।